नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हमारे जीवन के अंदर शिक्षा के महत्व के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो शिक्षा होती है ये हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है और ये शिक्षा हमारे जीवन स्तर को कहाँ तक बदल सकती है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ खान पान और संतुलित आहार की जरूरत होती है, ठीक उसी ही प्रकार हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए या हम जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उस फील्ड में सफलता हासिल करने के लिए हमें शिक्षा यानी कि एजुकेशन की ज़रूरत होती है। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि ओनली किताबी ज्ञान हो। किताबी ज्ञान इसके भी अलावा भी शिक्षा होती है। शिक्षा मतलब किसी काम को करने के लिए तरकीब होती है जो हमें किसी भी काम को करने में सुलभता हासिल करवाती है। कोई भी फील्ड होता है उसके लिए गहनता से जो किया गया अध्ययन होता है, उसके लिए जो पूरी जो क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है और किस टाइम पे क्या एक्शन लेना होता है, ये पूरी जानकारी हासिल करना ही शिक्षा होती है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हमारी मानसिक स्तर और आर्थिक स्तर दोनों को डेवलप करके यानी कि विकसित करके हमें अपनी लाइफ के अंदर आगे सक्सेस पॉइंट तक पहुंचाती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि ओनली फॉर किताबी ज्ञान हासिल कर लिया या फिर 10वीं 12वीं क्लास कर ली और क्लास के अंदर हाई परसेंटेज बना लिए, ये क्लास के अंदर हाई परसेंटेज बना लिए, ये कोई शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का मतलब होता है कि हमारे जो लाइफ होती है उसको एक लाइफ का जो स्तर होता है उसको डेवलप करना होता है। यह नहीं होता है कि ओनली फॉर किताबी ज्ञान होता है। किताबी ज्ञान के अलावा भी शिक्षा होती है, यानी ओनली किताबी ज्ञान प्राप्त करना या कोई अच्छी कंपनी में जॉब करना या फिर अच्छी फील्ड होता है उसके अंदर ओनली फॉर जॉब करना, ये शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का मतलब किसी फील्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल होना ही शिक्षा होती है। और शिक्षा हमें किसी अनजान लोग होते हैं या फिर कोई अदर पर्सन होता है उसके साथ बात करने का तरीका होता है और रहन सहन का हमारा जो तरीका होता है और जो कहीं भी जाते हैं हमारा जो व्यवहार है वो सब हमें शिक्षा ही सिखाती है। और ये हमारे जीवन को एक तरह से बिल्कुल बदल के हमारे जीवन को एक नई दिशा की ओर लेके जाती है। कई लोग सोचते हैं कि हम स्कूल गए हैं तो जो बंदे 8th में होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमारे बोर्ड 8th की जो बोर्ड क्लास है इस बोर्ड क्लास के अंदर हम 80-90 परसेंटेज हासिल करें। और जब ये 10th के अंदर जाते हैं तो 10th के अंदर भी परसेंटेज देखते हैं और 12th के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी परसेंटेज देखते हैं। ये जो परसेंटेज है ये एक एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन ओनली फॉर किताबी ज्ञान के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये मैंने आपको अभी जस्ट पहले ही बता दिया है। एजुकेशन का ये मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है। और अगर अपन ने परसेंटेज तो बना ली और किताबी ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन जब हम किताबी ज्ञान से अलग होकर के जब हम अपने जो बाहर लोगों के साथ व्यवहार होता है उनके साथ जो मिलते हैं वहाँ पे अगर तरीका नहीं होगा तो ये किताबी ज्ञान हमारा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो 10th होती है, उसके बाद 12th आती है। 12th के बाद में अगर हम एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें किताबी ज्ञान के अलावा भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जो शिक्षा के लिए हमारे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें बेस्ट एजुकेशन प्रदान कर सकती है, और उन चीज़ों के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है टीचर्स यानी कि शिक्षक। जिस प्रकार से अपन को कहीं जाना होता है या फिर गांव से शहर जाना होता है तो अपन को उसके लिए कोई वाहन होता है उसकी ज़रूरत है, यानी अपन बस होती है या फिर कार है, मोटरसाइकिल है, उसके द्वारा जाते हैं। इसी ही प्रकार शिक्षा के लिए हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं शिक्षक, जो हमारे शिक्षा को डेवलप करवाते हैं और हमें 0 लेवल से लेकर के एक अपर लेवल तक लेके जाते हैं। वो शिक्षक होते हैं। जो शिक्षक ऐसे बंदे होते हैं, मतलब शिक्षक ऐसे लोग होते हैं जो खुद वही ट्रैक पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक रोड होती है, उस रोड के ऊपर से सड़क के ऊपर से कई व्हीकल जाते हैं तो क्या वो तो गंतव्य तक जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर कहीं भी जाते हैं, लेकिन वो सड़क वहीं के वहीं रहती है। शिक्षक भी ठीक उसी ही प्रकार होते हैं जो कई स्टूडेंट को शिक्षित करते हैं, कई लोगों को शिक्षित करते फिर भी वही स्तर पर रहते हैं। कई बार वो क्या होता ही है, मतलब आमतौर पर यही भी होता है क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो 10th कर दे, 12th कर दे, उसके बाद कॉलेज के अंदर गए, कॉलेज भी पास कर दे, यूजी की डिग्री होगी, उसके बाद पीजी होगी, कई डिप्लोमा होगी, मतलब आगे के आगे शिक्षा बढ़ती जाती है। लेकिन शिक्षक होता है जो वही लाइन पे होता है, यानी कि
चेंज तो होता है, डेवलप भी होता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड से मतलब जो थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड आता है, सेकंड से फर्स्ट ग्रेड होता है, इसे चेंज तो होता है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर शिक्षक। जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है शिक्षक होता है, वो हमारे लिए एक शिक्षा की बेसिक नॉलेज होता है, वो हमें डेवलप करवाता है। शिक्षा के लिए जो दूसरी चीज होती है वो होती है वातावरण, और वातावरण के साथ ही घर वाले होते हैं, जो फैमिली मेंबर है, उसके सिवा जो जहाँ जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके का वातावरण भी एजुकेशन के लिए अनुकूल होना चाहिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वातावरण होता है, क्या होता है कि अपन जिस प्रकार से संगति करते हैं ना, संगति का असर तो अवश्य ही पड़ता है। तो कहा जाता है नहीं कि मनुष्य जिस प्रकार सोचता है, जो सोचता है, जो करता है, और वह वही ही बन जाता है। तो शिक्षा के लिए वातावरण भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एक कूल वातावरण होना चाहिए, वहाँ पे शिक्षा के लिए हर प्रकार की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो बंदा कोई एजुकेशन कर रहा होता है या फिर अपन कुछ लर्निंग कर रहे होते हैं, या कोई बाहर से आने वाला बंदा हमें मोटिवेट करता होता है, उस टाइम कहीं साइड में कोई शोर बजता हो या फिर कोई लाउड स्पीकर होता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक एजुकेशन सिस्टम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, यानी उनको एक अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे वातावरण की भी जरूरत होती है, और अच्छे वातावरण की भी हमें मोस्ट जरूरत होती है। और तीसरे नंबर पे एजुकेशन के लिए जरूरी चीज होती है, वो होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है कि अधिकतर लोग बिना मोटिवेशन के कारण एजुकेशन में, यानी कि किताबी ज्ञान के अंदर तो वो बहुत ही डेवलप होती है, मतलब हैवी परसेंटेज बना लेती है, उनका जो IQ लेवल होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उनको मोटिवेशनल वीडियो या फिर मोटिवेशन नहीं मिलने के कारण वो अपनी एजुकेशन की लाइफ होती है उससे भटक जाते हैं, और अपनी राह से भटकने के कारण वो गलत धंधों के अंदर चले जाते हैं। तो एजुकेशन के लिए मोटिवेशन का भी बहुत ही एक जरूरी रोल होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी रोल होता है। एजुकेशन के मोटिवेशन होता है जो क्या होता है कि हमें एक अलग ही प्रकार की एनर्जी देता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा फील करता है, ताकि हम नई एजुकेशन, यानी कि कठिन से कठिन एजुकेशन यानी शिक्षा होती है, या कठिन से कठिन कोई क्वेश्चन होती है, उनको सोल्व करने के लिए हम बिल्कुल ही तत्पर तैयार हो जाते हैं। तो ये मोटिवेशन होता है जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है कि 10th के अंदर अपने परसेंटेज बना लिए, उस टाइम अपना एक ही टारगेट होता है कि अपन को 80, 90, 95 जो होती है, 97 है जो परसेंटेज बनानी होती है। तो उसके बाद में परसेंटेज ओनली 4, और जब 10th हो जाती है 11th के अंदर एजुकेशन वही परसेंटेज, 12th के अंदर भी में परसेंटेज होती है। लेकिन जैसे ही हम 10th के बाद 12th कंप्लीट करने के बाद हम कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ पर मोटिवेशन की बहुत ही हैवी जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल होता है वो स्कूल के माहौल से बिल्कुल भी अलग होता है। इसलिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, और ये किताबी ज्ञान होता है। स्कूल के अलावा भी हमें मोटिवेशन की जरूरत है। ये नहीं है कि अगर ये ओनली फॉर स्टूडेंट के लिए, ये स्टूडेंट को भी मोटिवेशन की जरूरत हमें नहीं है। क्या बिजनेस फील्ड होता है उसके लिए भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बंदा एक ही फील्ड के अंदर काम करके निराश हो जाता है, तो उसके अंदर एनर्जी फील करने के लिए मोटिवेशन तो जरूरी रोल प्ले करता ही है, चाहे जो भी फैक्टर हो। जैसे कि अपने एजुकेशन हो गया, या फिर अपने बिजनेस हो गया, या फिर स्पोर्ट हो गया, ऑल आर फील्ड, जो भी काम होते हैं, जो भी फील्ड होती है वर्क के लिए, सभी फील्ड के अंदर मोटिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है कि हमने भी कई बार नोटिस किया, मैंने खुद ने भी किया है, क्या कि मैंने कई स्टूडेंट से पूछा है, तो पूछा कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो मैक्सिमम लोगों को एक ही रिप्लाई मिला है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर हमें IAS बनना है, RAS बनना है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये कैसे बन पाओगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बोलते हैं हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ अपन को क्या क्या करना चाहिए, पढ़ाई में क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सा नॉलेज लेना चाहिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो हमें सक्सेस पर्सन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने खुद ने तो ये नोटिस किया ही होता है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कई लोगों के मन में यही धारणा होती है कि मोटिवेशन होता है जो
सक्सेस लोग यानी कि अपने फील्ड के अंदर सफल लोग हैं वही दे सकते हैं, यह कोई भी ज़रूरी नहीं है। अपन को एजुकेशन होती है, जो छोटा बच्चा होता है 10 साल का होता है 5 साल का, वो बच्चा भी हमें शिक्षा दे सकता है, और जो बड़े होते हैं 80 साल के होते वो भी हमें शिक्षा देते हैं। क्या होता है कि किसी काम के लिए हमें, जिस काम के लिए हमें सुई की ज़रूरत है, वो ज़रूरत हमें सुई ही प्रदान कर सकती, वो ज़रूरत हमें सुई ही पूरी कर सकती। वहाँ पे अगर तलवार को काम में लिया जाए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जिस से एजुकेशन अपन ले रहे हैं, जिससे अपन मोटिवेशन ले रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी एज क्या है, या फिर वो क्या करता है, या फिर उसके पास कोई काम धंधा है या नहीं है। ये कोई रोल प्ले नहीं करता, इसका कोई भी महत्व नहीं है। महत्व ये है कि वो बात क्या करता है, उसके जो विचार क्या है। एजुकेशन के लिए कोई एज लिमिट भी नहीं होती है। जो ज्ञान होता है, शिक्षा होती है, उस शिक्षा के लिए कोई एज लिमिट होती नहीं है, क्योंकि इंसान जन्म लेने से मरने तक कुछ न कुछ नया सीखता ही होता है। तो शिक्षा के लिए हमें कोई एज लिमिट की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अब बड़े हो गए तो हमारे पास तो सारी शिक्षा, अब हमें अन्य कोई शिक्षा की तो ज़रूरत है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षा हमें हर टाइम पे ज़रूरी होती है। क्या होता है, अगर शिक्षा लेने के लिए एक तरीका होता है, हाँ मान लिया कि अपन के अंदर एजुकेशन है, लेकिन अपन को ये अदर लोगों के साथ शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पता सामने वाले बंदे के पास हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, हमारे लिए ज़रूरी बात है वो है, लेकिन अपन अपने अहंकार के कारण उसको कई बार मिस कर जाती है। तो क्या होता है कि जो भी बंदा होता है, सामने वाला बड़ा होता है चाहे छोटा होता है, चाहे कुछ भी काम करता हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसके जो द्वारा जो बात कही जाती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए हमें कोई एजुकेशन जब भी प्राप्त करते हैं, उस टाइम हमें जो एज लिमिट होती है या फिर वर्क होता है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना चाहिए। जो बंदा बोल रहा होता है, वो हमें बातें बता रहा होता है, वही चीज़ हमें अनुसरण करनी चाहिए। जो हमें क्या होता है कि पहले के ज़माने में लोग अनपढ़ हुआ करते थे, उस टाइम एजुकेशन सिस्टम इतना हैवी नहीं था, यानी कि प्रचार नहीं था। उस टाइम क्या है कि बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो आज भी आपको देखने को मिलते हैं, अपन को देखने को मिलते हैं। कहीं जाते हैं या कोई सरकारी दफ्तर में जाते हैं, या फिर कहीं अपने ऑनलाइन कामकाज करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टैम्प पैड के अंदर वहाँ से अंगूठा लगाते हैं। आज भी अंगूठा लगाते हैं। वो एजुकेशन नहीं होने के कारण है। आज के टाइम में अपने इंडिया के अंदर मतलब इतना एजुकेशन सिस्टम हैवी हो गया है कि अपन वो हर घर में अपन को एजुकेशन वाला बंदा मिल जाएगा। वो जो हैवी एजुकेशन वाला होता है, यानी कि हर घर के अंदर अपन को पढ़ा लिखा बंदा तो अवश्य ही मिल जाएगा। तो एजुकेशनल सिस्टम में जिन्होंने हमें अंगूठा देने से, अंगूठा लगाते थे, वहाँ से लेकर के आज अपन जो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, उस सिग्नेचर तक अपन को डेवलप किया है, ये ओनली फॉर एजुकेशन ही है, जो हमें अंगूठा से लेकर के हस्ताक्षर तक सफ़र करवाती है, हस्ताक्षर तक हमें लेके जाती है। और इस जो सफ़र होता है अंगूठा से हस्ताक्षर तक, इस अंगूठा से हस्ताक्षर तक का जो सफ़र होता है, उसके अंदर जो मोस्ट रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है, वो 3 चीज़ें होती है। वो मैंने आपको अभी ही बता दी है। फर्स्ट नंबर पे होता है टीचर ही होता है फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे होता है वातावरण होता है, जो आस पड़ोस का वातावरण है वो होता है। और इसके अलावा भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है मोटिवेशन। सही समय पर सही राह दिखाना, यही चीज़ होती है मोटिवेशन। ठीक है। और अंत में एक बात बता देता हूँ कि रोशनी सिर्फ चिरागों से ही हो, यह ज़रूरी नहीं है कि रोशनी सिर्फ चिरागों से ही हो, कि रोशनी सिर्फ चिरागों से ही हो, यह ज़रूरी नहीं है। शिक्षा भी कई घर रोशन करती है, शिक्षा भी कई घर रोशन करती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मनुष्य के जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के डरों के बारे में विस्तृत तरीके से बताएंगे। क्या है कि जब मनुष्य जन्म लेता है, तब उसके साथ जो समस्याएं होती है, उसके साथ साथ डर भी होते हैं। वो डर बहुत ही कम होते हैं, यानी कि 1-2 एक डर होती है। जैसे जैसे मनुष्य की जो अवस्था बढ़ती जाती है, मतलब कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, तो उसके जो डर होते हैं वो बदल जाते हैं। पहले के डर और बाद के डर दोनों ही बिल्कुल भी चेंज हो जाते हैं। तो जो
अलग अलग अवस्थाओं के साथ किस किस प्रकार के डर होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से हमें इफेक्टिव करते हैं, आज मैं आपको उनके बारे में विस्तृत तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहला डर होता है परिवार वालों से डर, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को अपनी फैमिली मेंबर से भी डर लगता है, सिवाय अपनी माता की। तो कहा जाता है नहीं कि बच्चों की प्रथम पाठशाला माँ ही होती है। जो कुछ बच्चे सीखते हैं वो अपनी माँ से ही सीखते हैं। तो सबसे पहले जो डर होता है, जो अपनी मदर यानी माता के सिवा अन्य जो फैमिली मेंबर होते हैं, जैसे पिता हो गए, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी है उनसे डर लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यानी 1-2 साल का होता है या उनसे पहले भी होता है, तो ये परिवार वालों से जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद में दूसरा डर आता है, वो होता है अपरिचित लोगों से डर, कि जब बच्चा फैमिली वालों से डरना बंद कर देता है, यानी कि उनके साथ घुल मिल कर रहता है, उनसे कोई बिल्कुल भय नहीं महसूस होता है, तो दूसरा जो भय होता है, डर होता है, वो होता है अपरिचित लोगों से डर। क्या है कि जब बच्चा कोई बाहर जाता है या फिर अपने गली मोहल्ले में होता है, तो वहाँ पे अपनी फैमिली के अलावा अन्य लोगों से उसको डर लगता है। यानी कि जैसे कोई भी गली मोहल्ले के लोग हो गया या बाल बच्चा हो गया, मतलब जो कुछ खेलना भी होता है ना, तो अपने घर के सिवा बाहर जाके नहीं खेल सकता है, क्योंकि उसको अपने फैमिली वालों के सिवा अन्य लोगों से डर लग रहता है। यह भी डर होता है जो धीरे धीरे एज के साथ, यानी 2-3 साल के अंदर ये भी खत्म हो जाता है। जब परिवार वालों के साथ जो डर होता है वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो अपरिचित लोगों से डर होता है वो भी खत्म हो जाता है। उस डर के बाद एक आता है, वो होता है बाह्य लोगों के साथ डर। क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि जो मेरे गली मोहल्ले के लोग हैं वो तो मेरे एक फैमिली मेंबर के समान है, जो फैमिली के मेंबर है वो मेरे एक क्लोज है। अब उसके अलावा जो गांव के लोग होते हैं या फिर शहर के लोग होते हैं या फिर जो रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों से डर लगने लगता है। मतलब कि अपने परिवार और गांव मोहल्ले के लोगों से तो कोई डर है नहीं, उनके साथ तो बच्चा घुल मिल के खेल सकता है, हंसी मजाक कर सकता है, बातें कर सकता है। लेकिन जब कोई रिश्तेदार आता है घर में, या फिर कोई बाहर गांव में जाते हैं किसी अन्य गांव के बंदों के साथ या वहाँ के शख्स या लोगों के साथ, जब बच्चे का अपन इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे डर लगने लगता है। तो ये होता है बाह्य लोगों के साथ डर होता है। मतलब कि अपने घर के मेंबर के साथ कोई डर नहीं होता है, और अपने गली मोहल्ले के साथ भी कोई डर नहीं होता है। यानी कि विद्यालय जाता है तो वहाँ पे डर महसूस हो जाता है, टीचर्स लोगों के साथ डर होता है, अन्य गांव के लोगों के साथ डर होता है, और जो अन्य रिश्तेदार होते हैं उन लोगों के साथ डर लगने लगता है। ये डर होता है, ये होता है बाह्य लोगों के साथ डर होता है। जब ये बाह्य लोगों के साथ डर होता है, ये खत्म हो जाता है। इसकी जो अवस्था होती है करीबन देखा जाए तो 10-12 साल होती है। अब ये बाह्य लोगों के साथ जो डर होता है ये बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। उसके बाद में जो डर होता है वो होता है अपमानित होने का डर। अपमानित तो बच्चा क्या है, जो भी काम करता है, मतलब क्या है कि बच्चों की जो माइंड होता है वो बहुत क्रिएटिव माइंड होता है। हर टाइम कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं। तो एनी टाइम लगता है कि कुछ नया करें, ये नया करें, ये नया, मतलब अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। तो उस टाइम उसको बहुत प्रकार ये भी डर रहता है कि कहीं ये ऐसा हो गया, मान लो कि बाई चांस मेरे से गलती भी हो गई तो भाई लोग क्या कहेंगे, मतलब अन्य लोग हैं वो क्या कहेंगे, उसके बारे में भी एक डर होता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो डर आता है, अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो गया, अब उसके जो फैमिली मेम्बर से डर नहीं रहा है, परिचित लोगों से डर नहीं रहा है, अपरिचित लोगों से डर नहीं है, और बाहरी लोगों से, गांव गली के मोहल्ले के जो लोग हैं, स्कूल के लोगों के साथ कोई डर नहीं है। तो वो बच्चा अपनी लाइफ में 18 से 20 साल तक बिल्कुल अच्छी तरीके से एजुकेशन पढ़ाई कर सकता है, करता है। जब उस बच्चे की पढ़ाई मतलब कि 12th कंप्लीट हो जाता है और जो ग्रेजुएशन में जाता है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ये होती है 17 से 18 साल की एज होती है। उसी एज में बच्चों को एक पैसों से लगाव भी लग जाता है, यानी कि मैक्सिमम बच्चे पैसों के लगाव में हो जाते हैं। जिन लोगों को फैमिली सपोर्ट मिलता है पैसों का, वो तो नहीं होती है। इसके अलावा जो लोग होते हैं उसको एक गरीबी का डर सताने लग जाता है। मतलब गरीबी का डर ये होता है कि उसको लगता है कि मेरी ज़रूरतें पूरी करनी मेरे खुद को ही है, तो वो पैसों का डर होता है। अब गरीब लोग
रहना डर होता है, तो उस टाइम वो क्या करता है, कहीं से पैसे इकट्ठे कर देता है, किसी फ्रेंड से ले लेता है या फिर कहीं रिश्तेदारों से लेता है। वो वहाँ से पैसे इकट्ठे करने के बाद में खुद के लिए नए कपड़े होते, ब्रांडेड कपड़े जो वगैरह, वो मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप रहने का लगता है, मतलब लोगों के साथ स्टैंडर्ड दिखे, गरीब नहीं दिखे। ये गरीबी का डर होता है। और गरीबी के डर के अंदर एक और अन्य प्रकार का डर आता है, वो होता है अपमानित होने का डर। अब गरीब होता है तो अपमानित होने का डर होता है। मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया, अगर इस बिजनेस के अंदर अगर हम फ्लॉप हो गए, ये अपन का जो धंधा है नहीं चला, तो अपन क्या करेंगे, लोगों के साथ अपमानित हो जाएंगे। ये डर होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत सालों तक चलता रहता है। तो कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो सबसे बड़ा रोग यही होता है कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। तो ये डर होता है, वो सोचते हैं कि अपन कहीं अपमानित नहीं हो जाए। अगर इस फील्ड के अंदर अगर अपन फ्लॉप हो गए तो पता नहीं क्या लोग क्या बोलेंगे अपने बारे में, ये डर होता है। तो क्या है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या सोचेंगे। अगर यह अपन ही सोचने लगे ना, तो फिर वो क्या सोचेंगे, उनको भी सोचने का कुछ मौका मिलना चाहिए। तो ये होता है ना जो अपमानित होने का डर, इस डर को तो अपन को रखना ही नहीं चाहिए। ये लोग मतलब रियल में ये कोई डर होता ही नहीं है, लेकिन बंदा खुद अपनी ही कमजोरी के कारण, अपना आत्मविश्वास कम होने के कारण खुद ये भय क्रिएटिव कर देता है, खुद ये क्रिएट करता है। और यह भय होता है जो बहुत टाइम तक, यानी कि यह भय बूढ़ा होने तक उसके अंदर समाहित रहता है। ये डर तो बना ही रहता है। तो अपन को क्या करना चाहिए कि इस डर को तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर अपमानित हो, चाहे जो भी हो, अपने को प्रैक्टिस करनी, यानी कि ट्राई तो हर में करना ही है। चाहे उसके अंदर फ्लॉप हो या फिर सक्सेस हो, वो तो बाद में रिजल्ट ही बताएगा, पहले तो कुछ उसका आइडिया हो ही नहीं सकता है। और अब अपमानित होने का ये डर होता है, ये होता है अपनी गरीबी का डर होता है। इस डर के बाद एक और नेक्स्ट होती है, डर की जो लेवल होती है वो होती है प्यार को खोने का डर। तो क्या होता है कि ये एज होती है, अभी पहले ही बता दिया है कि 17 से 18 साल होती है, 18 से 22 साल तक चलते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि ज़्यादातर लोग होते हैं ना, अपनी जो एजुकेशन की लाइन होती, ऐसी जो रियल लाइफ होती है उससे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो वहाँ पे वो ये लव अफेयर में फंस जाती है। तो ये होता है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। ये जो होता है, ये डर बहुत ही खतरनाक होता है। इस डर के अंदर पड़ा हुआ लोग बहुत ही दर्दनाक कंडीशन के अंदर होता है। जो ये जो डर होता है आदमी की 35 से 30 साल तक, 30, 35, 40, 45 साल तक ये डर अंदर से नहीं निकल पाता है। क्योंकि इस डर के अंदर जो लोग आते हैं ना, उनकी तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। वो तो यार कुछ कर भी नहीं पाते, कुछ कोई भी काम करते हैं उसके अंदर उनका माइंड काम नहीं करता। कहीं जाते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, या आस पड़ोस में जाते हैं, या फिर कहीं अपने जो फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन होता है, या फिर रिश्तेदारी में कोई फंक्शन होता है, वहाँ पे जाती है। तो भी उनको यार एक देखते हैं तो फेस पे यार ऐसे कोई डिमोटिव सा, वो डिप्रेशन में से लगते हैं, जैसे कोई मतलब कि इनके साथ बहुत ही बुरा हो चुका है। लेकिन वो क्या, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव होता है। मतलब अपन की जो होता है ना लव अफेयर, इस चक्कर में नहीं होता है, इस चक्कर में जाना ही नहीं होता है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना ये एक एज होती है सुधरने की, पता नहीं लोग वहाँ पे आके क्यों बिगड़ जाती है। अगर बंदा 18 से 25 साल तक बहुत ही अपने को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से मेंटेन करके, समय के साथ खुद को मेंटेन करके चलता है ना, तो वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो ये फियर ऑफ लॉस ऑफ लव होता है। इस डर को तो बिल्कुल भी अपने को रखना ही नहीं चाहिए। ये भी डर होता नहीं है, लेकिन खुद के द्वारा क्रिएटिव किया जाता है। क्योंकि उस टाइम ऐसे होता है कि अगर कोई बंदा थोड़ी सी टाइम अपन अगर फ्री हो गई, तो माइंड क्या होता है, माइंड को तो बिल्कुल फ्री रखना ही नहीं चाहिए होता है। अगर माइंड को अपन फ्री रखेंगे तो माइंड के साथ जो नेगेटिविटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ही आ जाती है। पॉजिटिविटी तो अपने को लानी पड़ती है, लेकिन जो नेगेटिविटी होती है जो वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसलिए वो द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव होता है, वो होता है। लेकिन ये अपने को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब एक स्ट्रिक्ट लाइन पे चलना है, समय के साथ अपने खुद को मेंटेन करते हुए, समय के साथ परिवर्तन करते हुए अपने को आगे बढ़ना, और अपना खुद का जो गोल होता है वो सेट करना होता है। तो ये भी एक प्रकार का डर होता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल पे डर आता है वो होता है बीमारी का डर। और पहले ही बता दिया है कि जो फियर ऑफ लॉस ऑफ लव होता है वो करीबन 35, 40, 45 साल तक चलता है। अब क्या होता है कि बंदा जो उसके बाद में जो अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है वो
लग जाती है। अगर अपन समय के साथ मेंटेन नहीं होगी, अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे या फिर अपने शरीर को मतलब एक फिट नहीं रखेंगे, तो अपने क्या है कि अनेक प्रकार की जो बीमारी होती है, उन बीमारियों का जो डर होता है। अब क्या होता है कि थोड़ी बहुत बीमारी हो गई तो वो सोचेगा इस बीमारी को ख़त्म करनी है, और बीमारी के लिए जो अनेक प्रकार के डर होते हैं वो उस प्रकार से अपने को अलग ही टाइम से मेंटेन करना रखता है, पहले तो कुछ करता नहीं है। जब उस बंदे को थोड़ी सी मतलब शरीर के अंदर लगता है अगर अब बीमारी होने वाली ऐसा महसूस होने लगता है, तो वो बीमारी के साथ डर होता है। इसलिए वो महंगे महंगे कैप्सूल लेता है, महंगी महंगी दवाइयाँ लेता है, पता नहीं कई प्रकार की जो दवाइयाँ होती है वो लेता है, मेडिसिन लेता है, केमिकल्स भी लेता है। मतलब एक बीमारी का डर रहता है कि कहीं मैं बीमार नहीं हो जाऊँ, कहीं मैं ऐसा नहीं हो जाऊँ, वो बीमारी का डर होता है। अब जब ये बीमारी का जो डर होता है ये तो मतलब लाइफ टाइम चलता है, किसी को होता है, किसी के क्लोज भी हो जाता है, इसका कोई फिक्स टाइम होता नहीं, फिक्स एज लिमिट भी नहीं होती है। और उसके बाद में जो डर आता है वो होता है बुढ़ापे का डर। और मार्केटिंग कंपनियों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला डर भी यही होता है कि बुढ़ापे का डर। तो आजकल लोग आप देख रहे हो कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उसको ब्लैक करने के लिए मार्केट में कई प्रकार के जो केमिकल आ रहे हैं वो लगाते लोग, कहीं बूढ़े नहीं दिख जाए। और कई प्रकार के जो ऐसे केमिकल्स आते हैं, जो अपने कैप्सूल होते हैं, कई प्रकार के ये बोले तो अपनी मेडिसिन होती है जो बोलते हैं कि शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। क्या होती है कि वो करती है कि बूढ़ा होने का डर। क्या है कि वो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग कंपनियों को सपोर्ट यही करते हैं कि बुढ़ापे का डर होता है। लगता है कि अब बुढ़ापा आएगा तो यार पहले जैसे पहले जो काम करते थे, पहले जैसे फुर्सत रहते थे, वो बॉडी के अंदर फुर्सत अपन अब नहीं रख पाएंगे यार, वो नहीं रहेगी। तो ये होता है कि बुढ़ापे का डर होता है। यह डर होता है तो ये डर एज के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बुढ़ापा आता ही जाएगा, तो वो डर होता है जो बढ़ता जाता है। उस डर के बाद एक और डर आता है, उसके बाद में डर आता है वो होता है वारिस का डर। ये डर होता है आम लोगों के साथ बहुत ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि वारिस का डर ये है कि जिसकी कोई बच्चे होती है वो तो सबसे बेटर बात है, वो तो उनका बहुत ही सौभाग्य है, तो वो तो है ही। अगर होने के बावजूद भी कई लोगों को लगता है कि हम बैठे हैं तब तक सब कुछ चल रहा है बराबर, सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हैं जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है वो कुछ भी नहीं कर पाती है। मतलब पूरी की पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खुद के ऊपर ही थोपे रखते हैं। ये जो वारिस का डर होता है वो यही सोचते हैं कि अगर हम चले गए, बच्चों को भी बोलते हैं, आपने तो कई बार सुना ही होगा, बोलते हैं ना अगर हम हैं तो ये काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हमारे जाने के बाद पता नहीं आप क्या करोगे, आपसे तो कुछ होगा भी नहीं। रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक प्रकार का भय होता है कि वारिस का डर होता है कि हमारे जाने के बाद, यानी कि हमारी मृत्यु के उपरांत जो हमारी जो वंशज है वो कुछ भी नहीं कर पाते। ये वारिस का डर होता है। उस टाइम में क्या होता है कि वो होते हैं जो खुद ही अपने को एक डिप्रेशन टाइप ऐसे ही लगती है, बहुत ही भयभीत से लगती है कि यार ये डर हो क्या है, कोई वारिस का डर। ये हमारे बच्चे हैं जो कुछ काम काज तो करते नहीं हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, इनके पास कोई धंधा नहीं है, इनके पास ये किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है, वो नहीं पता नहीं कुछ भी ऐसी कोई अंदर कई बातें होती है वो करते। ये उनके अंदर एक भय होता है कि वारिस का डर होता है। अब उसके बाद में डर आता है वो होता है कि मृत्यु का डर। इस मृत्यु का डर होता है, इससे तो बड़ों की बैंड बज जाती है, क्योंकि मृत्यु का डर तो होता है हर एक को रहता है। मृत्यु क्योंकि बोलते हैं ना ज़िंदगी है अनमोल, लेकिन जो एज के साथ जो प्रकृति के द्वारा जो डेथ होती है वो तो सभी की होनी होती है। तो कहते हैं ना नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ। जो इस वर्ल्ड के अंदर है कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, जो एक दिन होता है वो कभी कभी क्लोज भी हो जाता है। बोलते हैं ना कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बंदे जंजीर। वो समय समय का एक फेर होता है, समय समय के साथ परिवर्तन होता है, जो उनके कर्मों के अकॉर्डिंग बोलते वो होता है। लेकिन जो एक जन्मा है वो एक दिन तो जाएगा। संसार के आने वाला बंदा एक दिन तो जाना ही सॉलिड है। लेकिन फिर भी एक डर होता है, जो मृत्यु का डर होता है, ये लोगों को हो जाता है। जो क्या है कि ऐसा एक आपको बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा माइकल जैक्सन से। उन्होंने अपने घर के अंदर डॉक्टर को रखा था, वो दिन में कई टाइम उनकी मेडिकल चेकअप करते थे, अन्य चेकअप करते थे, कहीं इनको कोई बीमारी वगैरह नहीं है। जो क्या है मृत्यु का भय था उनको, बहुत ही बड़ा भय
था वो आज तक का एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं। आपको इंटरनेट पर बहुत सी जगह पर देखने को मिल जाएगा। आप कहीं भी गूगल पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखोगे तो आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा कि माइकल जैक्सन ने अपनी मृत्यु के डर से ग्रसित होने के कारण अपने घर के अंदर बहुत से 15-20 डॉक्टरों की एक टीम बिठा के रखी थी। वो भी स्पेशलिस्टों को रखा गया था ताकि उनका जो एक विज़न था कि उनको 150 वर्षों तक अपनी लाइफ में जीना है। जो ये बुढ़ापे का डर होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें तो सभी मतलब बहुत ही बड़े बड़े हैवी लोग होते हैं, उनकी बैंड बज जाती है, ऐसा होता है। अब जो आपको जो बताए हैं ये 9-10 प्रकार की डर होती है जो मनुष्य जीवन को पूरी तरह से भयभीत कर देते हैं, एक झकझोर के रख देते हैं। अगर कोई मनुष्य इन डरों से पार हो गया या फिर इन डरों से विजय प्राप्त कर ली तो वो बंदा अपनी लाइफ में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जो बंदा वो सोच सकता है वो कर भी सकता है। लेकिन ये जो डर होती है ये बहुत ही अधिक प्रकार से मतलब बहुत ही नेगेटिविटी के साथ अपने को इफेक्टिव करते हैं और अंदर से अपने को बिल्कुल अपना आत्मविश्वास ख़त्म करके बिल्कुल ही अपने को एक तरफ से निराश कर देते हैं। मेरा यही आपको मैसेज है कि अपन को जो ये डर होते इन डरों से परे होकर के अपन काम करना चाहिए। तो क्या होता है वो बोलते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। और ये भी बोलते हैं कि डर के आगे जीत होती है, डर के आगे सक्सेस भी होता है। तो अपन को इन जो डर होते हैं 9-10 प्रकार के, इन डरों में ग्रसित नहीं होना है। नहीं होकर के खुद को समय के साथ मेंटेन कर करके अपन को एक पॉजिटिविटी बना के रखने के साथ साथ में अपने को चलना होता है। तो अपन लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हमारे जीवन के अंदर शिक्षा के महत्व के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जो शिक्षा होती है ये हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है और ये शिक्षा हमारे जीवन स्तर को कहाँ तक बदल सकती है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ खान पान और संतुलित आहार की जरूरत होती है, ठीक उसी ही प्रकार हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए या हम जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उस फील्ड में सफलता हासिल करने के लिए हमें शिक्षा यानी कि एजुकेशन की ज़रूरत होती है। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि ओनली किताबी ज्ञान हो। किताबी ज्ञान इसके भी अलावा भी शिक्षा होती है। शिक्षा मतलब किसी काम को करने के लिए तरकीब होती है जो हमें किसी भी काम को करने में सुलभता हासिल करवाती है। कोई भी फील्ड होता है उसके लिए गहनता से जो किया गया अध्ययन होता है, उसके लिए जो पूरी जो क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है और किस टाइम पे क्या एक्शन लेना होता है, ये पूरी जानकारी हासिल करना ही शिक्षा होती है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जो हमारी मानसिक स्तर और आर्थिक स्तर दोनों को डेवलप करके यानी कि विकसित करके हमें अपनी लाइफ के अंदर आगे सक्सेस पॉइंट तक पहुंचाती है। शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि ओनली फॉर किताबी ज्ञान हासिल कर लिया या फिर 10वीं 12वीं क्लास कर ली और क्लास के अंदर हाई परसेंटेज बनवा लिए, ये क्लास के अंदर हाई परसेंटेज बना लिए, ये कोई शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का मतलब होता है कि हमारे जो लाइफ होती है उसको एक लाइफ का जो स्तर होता है उसको डेवलप करना होता है। यह नहीं होता है कि ओनली फॉर किताबी ज्ञान होता है। किताबी ज्ञान के अलावा भी शिक्षा होती है, यानी ओनली किताबी ज्ञान प्राप्त करना या कोई अच्छी कंपनी में जॉब करना या फिर अच्छी फील्ड होता है उसके अंदर ओनली फॉर जॉब करना, ये शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का मतलब किसी फील्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल होना ही शिक्षा होती है। और शिक्षा हमें किसी अनजान लोग होते हैं या फिर कोई अदर पर्सन होता है उसके साथ बात करने का तरीका होता है और रहन सहन का हमारा जो तरीका होता है और जो कहीं भी जाते हैं हमारा जो व्यवहार है वो सब हमें शिक्षा ही सिखाती है। और ये हमारे जीवन को एक तरह से बिल्कुल बदल के हमारे जीवन को एक नई दिशा की ओर लेके जाती है। कई लोग सोचते हैं कि हम स्कूल गए हैं तो जो बंदे 8th में होते हैं वो यही सोचते हैं कि हमारे बोर्ड 8th की जो बोर्ड क्लास है इस बोर्ड क्लास के अंदर हम 80-90 परसेंटेज हासिल करें। और जब ये 10th के अंदर जाते हैं तो 10th के अंदर भी परसेंटेज देखते हैं और 12th के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी परसेंटेज देखते हैं। ये जो परसेंटेज है ये एक एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन ओनली फॉर किताबी ज्ञान के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये मैंने आपको अभी जस्ट पहले ही बता दिया है। एजुकेशन का ये मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है। और अगर अपन ने परसेंटेज तो बना ली और किताबी ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन जब हम किताबी ज्ञान से अलग होकर के जब हम अपने जो
बाहर लोगों के साथ व्यवहार होता है, उनके साथ जो मिलती है, वहाँ पे अगर तरीका नहीं होगा तो ये किताबी ज्ञान हमारा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो 10th होती है, उसके बाद 12th आती है। 12th के बाद में अगर हम एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें किताबी ज्ञान के अलावा भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जो शिक्षा के लिए हमारे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमें बेस्ट एजुकेशन प्रदान कर सकती है, और उन चीज़ों के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है टीचर्स, यानी कि शिक्षक। जिस प्रकार से अपन को कहीं जाना होता है या फिर गांव से शहर जाना होता है तो अपन को उसके लिए कोई वाहन होता है, उसकी ज़रूरत है, यानी अपन बस होती है या फिर कार है, मोटरसाइकिल है, उसके द्वारा जाते हैं। इसी ही प्रकार शिक्षा के लिए हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं शिक्षक, जो हमारी शिक्षा को डेवलप करवाते हैं और हमें 0 लेवल से लेकर के एक अपर लेवल तक लेके जाते हैं, वो शिक्षक होते हैं। जो शिक्षक ऐसे बंदे होते हैं, मतलब शिक्षक ऐसे लोग होते हैं जो खुद वही ट्रैक पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक रोड होती है, उस रोड के ऊपर से, सड़क के ऊपर से कई व्हीकल जाते हैं, तो क्या वो तो गंतव्य तक जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर कहीं भी जाते हैं, लेकिन वो सड़क वहीं के वहीं रहती है। शिक्षक भी ठीक उसी ही प्रकार होते हैं जो कई स्टूडेंट को शिक्षित करते हैं, कई लोगों को शिक्षित करते हैं, फिर भी वही स्तर पर रहते हैं। कई बार वो क्या होता ही है, मतलब आमतौर पर यही भी होता है, क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो 10th कर दे, 12th कर दे, उसके बाद कॉलेज के अंदर गए, कॉलेज भी पास कर दे, यूजी की डिग्री होगी, उसके बाद पीजी होगी, कई डिप्लोमा होगी, मतलब आगे के आगे शिक्षा बढ़ती जाती है। लेकिन शिक्षक होता है जो वही लाइन पे होता है, यानी कि चेंज तो होता है, डेवलप भी होता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड से, मतलब जो थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड आता है, सेकेंड से फर्स्ट ग्रेड होता है, इसे चेंज तो होता है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर शिक्षक। जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है शिक्षक होता है, वो हमारे लिए एक शिक्षा की बेसिक नॉलेज होता है, वो हमें डेवलप करवाता है। शिक्षा के लिए जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है वातावरण, और वातावरण के साथ ही घर वाले होते हैं, जो फैमिली मेंबर है, उसके सिवा जो जहाँ जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके का वातावरण भी एजुकेशन के लिए अनुकूल होना चाहिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वातावरण होता है, क्या होता है कि अपन जिस प्रकार से संगति करते हैं ना, संगति का असर तो अवश्य ही पड़ता है। तो कहा जाता है नहीं कि मनुष्य जिस प्रकार सोचता है, जो सोचता है, जो करता है, और वह वही ही बन जाता है। तो शिक्षा के लिए वातावरण भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। एक कूल वातावरण होना चाहिए, वहाँ पे शिक्षा के लिए हर प्रकार की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो बंदा कोई एजुकेशन कर रहा होता है या फिर अपन कुछ लर्निंग कर रहे होते हैं, या कोई बाहर से आने वाला बंदा हमें मोटिवेट करता होता है, उस टाइम कहीं साइड में कोई शोर बजता हो या फिर कोई लाउड स्पीकर होता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक एजुकेशन सिस्टम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, यानी उनको एक अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे वातावरण की भी ज़रूरत होती है, और अच्छे वातावरण की भी हमें मोस्ट ज़रूरत होती है। और तीसरे नंबर पे एजुकेशन के लिए ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है कि अधिकतर लोग बिना मोटिवेशन के कारण एजुकेशन में, यानी कि किताबी ज्ञान के अंदर तो वो बहुत ही डेवलप होती है, मतलब हैवी परसेंटेज बना लेती है, उनका जो IQ लेवल होता है जो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन उनको मोटिवेशनल वीडियो या फिर मोटिवेशन नहीं मिलने के कारण वो अपनी एजुकेशन की लाइफ होती है उससे भटक जाते हैं, और अपनी राह से भटकने के कारण वो गलत धंधों के अंदर चले जाते हैं। तो एजुकेशन के लिए मोटिवेशन का भी बहुत ही एक ज़रूरी रोल होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी रोल होता है। एजुकेशन में मोटिवेशन होता है जो क्या होता है कि हमें एक अलग ही प्रकार की एनर्जी देता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा फील करता है, ताकि हम नई एजुकेशन, यानी कि कठिन से कठिन एजुकेशन, यानी शिक्षा होती है या कठिन से कठिन कोई क्वेश्चन होती है, उनको सोल्व करने के लिए हम बिल्कुल ही तत्पर तैयार हो जाते हैं। तो ये मोटिवेशन होता है जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है कि 10th के अंदर अपने परसेंटेज बना लिए, उस टाइम अपना एक ही टारगेट होता है कि अपन को 80, 90, 95 जो होती है, 97 है जो परसेंटेज बनानी होती है। तो उसके बाद में परसेंटेज ओनली 4, और जब 10th हो जाती है, 11th के अंदर एजुकेशन वही परसेंटेज, 12th के अंदर भी में परसेंटेज होती है। लेकिन जैसे ही हम 10th के बाद 12th कंप्लीट करने के बाद हम कॉलेज शिक्षा
प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर मोटिवेशन की बहुत ही हैवी ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल होता है वो स्कूल के माहौल से बिल्कुल भी अलग होता है। इसलिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और ये किताबी ज्ञान होता है। स्कूल के अलावा भी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। ये नहीं है कि अगर ये ओनली फॉर स्टूडेंट के लिए, ये स्टूडेंट को भी मोटिवेशन की ज़रूरत हमें नहीं है। क्या बिजनेस फील्ड होता है उसके लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बंदा एक ही फील्ड के अंदर काम करके निराश हो जाता है, तो उसके अंदर एनर्जी फील करने के लिए मोटिवेशन तो ज़रूरी रोल प्ले करता ही है, चाहे जो भी फैक्टर हो। जैसे कि अपने एजुकेशन हो गया, या फिर अपने बिजनेस हो गया, या फिर स्पोर्ट हो गया, ऑल आर फील्ड, जो भी काम होते हैं, जो भी फील्ड होती है वर्क के लिए, सभी फील्ड के अंदर मोटिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या होता है कि हमने भी कई बार नोटिस किया, मैंने खुद ने भी किया है, क्या कि मैंने कई स्टूडेंट से पूछा है, तो पूछा कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो मैक्सिमम लोगों का एक ही रिप्लाई मिला है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर हमें आईएएस बनना है, आरएएस बनना है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये कैसे बन पाओगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो बोलते हैं हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन पढ़ाई के साथ अपन को क्या क्या करना चाहिए, पढ़ाई में क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री लेनी चाहिए, किस टाइम पे क्या करना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सा नॉलेज लेना चाहिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो हमें सक्सेस पर्सन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने खुद ने तो ये नोटिस किया ही होता है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कई लोगों के मन में यही धारणा होती है कि मोटिवेशन होता है जो सिर्फ सक्सेस लोग, यानी कि अपने फील्ड के अंदर सफल लोग हैं, वही दे सकते हैं। यह कोई भी जरूरी नहीं है। अपन को एजुकेशन होती है, जो छोटा बच्चा होता है, 10 साल का होता है, 5 साल का, वो बच्चा भी हमें शिक्षा दे सकता है, और जो बड़े होते हैं 80 साल के होते हैं वो भी हमें शिक्षा देते हैं। क्या होता है कि किसी काम के लिए हमें, जिस काम के लिए हमें सुई की ज़रूरत है, वो ज़रूरत हमें सुई ही प्रदान कर सकती, वो ज़रूरत हमें सुई ही पूरी कर सकती। वहाँ पे अगर तलवार को काम में लिया जाए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जिस से एजुकेशन अपन ले रहे हैं, जिससे अपन मोटिवेशन ले रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी एज क्या है, या फिर वो क्या करता है, या फिर उसके पास कोई काम धंधा है या नहीं है। ये कोई रोल प्ले नहीं करता, इसका कोई भी महत्व नहीं है। महत्व ये है कि वो बात क्या करता है, उसके जो विचार क्या है। एजुकेशन के लिए कोई एज लिमिट भी नहीं होती है। जो ज्ञान होता है, शिक्षा होती है, उस शिक्षा के लिए कोई एज लिमिट होती नहीं है, क्योंकि इंसान जन्म लेने से मरने तक कुछ न कुछ नया सीखता ही होता है। तो शिक्षा के लिए हमें कोई एज लिमिट की भी जरूरत नहीं होती। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अब बड़े हो गए तो हमारे पास तो सारी शिक्षा, अब हमें अन्य कोई शिक्षा की तो जरूरत है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षा हमें हर टाइम पे जरूरी होती है। क्या होता है, अगर शिक्षा लेने के लिए एक तरीका होता है, हाँ मान लिया कि अपन के अंदर एजुकेशन है, लेकिन अपन को ये अदर लोगों के साथ शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पता सामने वाले बंदे के पास हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है, हमारे लिए जो ज़रूरी बात है वो है, लेकिन अपन अपने अहंकार के कारण उसको कई बार मिस कर जाते हैं। तो क्या होता है कि जो भी बंदा होता है, सामने वाला बड़ा होता है चाहे छोटा होता है, चाहे कुछ भी काम करता हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसके जो द्वारा जो बात कही जाती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। इसलिए हमें कोई एजुकेशन जब भी प्राप्त करते हैं, उस टाइम हमें जो एज लिमिट होती है या फिर वर्क होता है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना चाहिए। जो बंदा बोल रहा होता है, जो ये वो हमें बातें बता रहा होता है, वही चीज़ हमें अनुसरण करनी चाहिए। जो हमें क्या होता है कि पहले के ज़माने में लोग अनपढ़ हुआ करते थे, उस टाइम एजुकेशन सिस्टम इतना हैवी नहीं था, यानी कि प्रचार नहीं था। उस टाइम क्या है कि बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो आज भी आपको देखने को मिलते हैं, अपन को देखने को मिलते हैं। कहीं जाते हैं या कोई सरकारी दफ्तर में जाते हैं, या फिर कहीं अपने ऑनलाइन कामकाज करवाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, स्टैम्प पैड के अंदर वहाँ से अंगूठा लगाते हैं। आज भी अंगूठा लगाते हैं। वो एजुकेशन नहीं होने के कारण होते हैं। आज के टाइम में अपने इंडिया के अंदर मतलब इतना एजुकेशन सिस्टम हैवी हो गया है कि अपन वो हर घर में अपन को एजुकेशन वाला बंदा मिल जाएगा। वो जो हैवी एजुकेशन वाला होता है, यानी कि हर घर के अंदर अपन को पढ़ा लिखा बंदा तो अवश्य ही मिल जाएगा। तो एजुकेशनल सिस्टम में जिन्होंने हमें अंगूठा देने से, तो अंगूठा लगाते थे, वहाँ से लेकर के आज अपन जो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं, उस सिग्नेचर तक अपन को डेवलप किया है। ये ओनली फॉर एजुकेशन ही है जो हमें
अंगूठा से लेकर के हस्ताक्षर तक सफ़र करवाती है, हस्ताक्षर तक हमें लेके जाती है। और इस जो सफ़र होता है अंगूठा से हस्ताक्षर तक, इस अंगूठा से हस्ताक्षर तक का जो सफ़र होता है उसके अंदर जो मोस्ट रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है वो 3 चीज़ें होती है, वो मैंने आपको अभी ही बता दी है। फर्स्ट नंबर पे होता है टीचर, टीचर ही होता है फर्स्ट नंबर पे। और सेकंड नंबर पे होता है वातावरण, होता है जो आस पड़ोस का वातावरण है वो होता है। और इसके अलावा भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है मोटिवेशन, सही समय पर सही राह दिखाना, यही चीज़ होती है मोटिवेशन। ठीक है। और अंत में एक बात बता देता हूँ कि रोशनी सिर्फ चिरागों से ही हो यह ज़रूरी नहीं है, कि रोशनी सिर्फ चिरागों से ही हो, कि रोशनी सिर्फ चिरागों से ही हो यह ज़रूरी नहीं है। शिक्षा भी कई घर रोशन करती है, शिक्षा भी कई घर रोशन करती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मनुष्य के जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के डरों के बारे में विस्तृत तरीके से बताएंगे। क्या है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसके साथ जो समस्याएं होती है उसके साथ साथ डर भी होते हैं। वो डर बहुत ही कम होते हैं, यानी कि 1-2 एक डर होती है। जैसे जैसे मनुष्य की जो अवस्था बढ़ती जाती है, मतलब कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, तो उसके जो डर होते हैं वो बदल जाते हैं। पहले के डर और बाद के डर दोनों ही बिल्कुल भी चेंज हो जाते हैं। तो जो अलग अलग अवस्थाओं के साथ किस किस प्रकार के डर होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार से हमें इफेक्टिव करते हैं, आज मैं आपको उनके बारे में विस्तृत तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहला डर होता है परिवार वालों से डर, कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को अपनी फैमिली मेंबर से भी डर लगता है, सिवाय अपनी माता की। तो कहा जाता है नहीं कि बच्चों की प्रथम पाठशाला माँ ही होती है। जो कुछ बच्चे सीखते हैं वो अपनी माँ से ही सीखते हैं। तो सबसे पहले जो डर होता है, जो अपनी मदर यानी माता के सिवा अन्य जो फैमिली मेंबर होते हैं, जैसे पिता हो गए, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी है उनसे डर लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, यानी 1-2 साल का होता है या उनसे पहले भी होता है, तो ये परिवार वालों से जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद में दूसरा डर आता है, वो होता है अपरिचित लोगों से डर, कि जब बच्चा फैमिली वालों से डरना बंद कर देता है, यानी कि उनके साथ घुल मिल कर रहता है, उनसे कोई बिल्कुल भय नहीं महसूस होता है। तो दूसरा जो भय होता है, डर होता है, वो होता है अपरिचित लोगों से डर। क्या है कि जब बच्चा कोई बाहर जाता है या फिर अपने गली मोहल्ले में होता है, तो वहाँ पे अपने फैमिली के अलावा अन्य लोगों से उसको डर लगता है। यानी कि जैसे कोई भी गली मोहल्ले के लोग हो गया या बाल बच्चा हो गया, मतलब जो कुछ खेलना भी होता है ना, तो अपने घर के सिवा बाहर जाके नहीं खेल सकता है, क्योंकि उसको अपने फैमिली वालों के सिवा अन्य लोगों से डर लग रहता है। यह भी डर होता है जो धीरे धीरे एज के साथ, यानी 2-3 साल के अंदर ये भी खत्म हो जाता है। जब परिवार वालों के साथ जो डर होता है वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद जो अपरिचित लोगों से डर होता है वो भी खत्म हो जाता है। उस डर के बाद एक आता है, वो होता है बाह्य लोगों के साथ डर। क्या होता है कि बच्चा ये सोचता है कि जो मेरे गली मोहल्ले के लोग हैं वो तो मेरे एक फैमिली मेम्बर के समान है, जो फैमिली के मेम्बर है वो मेरे एक क्लोज है। अब उसके अलावा जो गांव के लोग होते हैं या फिर शहर के लोग होते हैं या फिर जो रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों से डर लगने लगता है। मतलब कि अपने परिवार और गांव मोहल्ले के लोगों से तो कोई डर है नहीं, उनके साथ तो बच्चा घुल मिल के खेल सकता है, हंसी मजाक कर सकता है, बातें कर सकता है। लेकिन जब कोई रिश्तेदार आता है घर में, या फिर कोई बाहर गांव में जाते हैं किसी अन्य गांव के बंदों के साथ या वहाँ के शख्स या लोगों के साथ, जब बच्चे का अपन इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे डर लगने लगता है। तो ये होता है बाह्य लोगों के साथ डर होता है, मतलब कि अपने घर के मेंबर के साथ कोई डर नहीं होता है और अपने गली मोहल्ले के साथ भी कोई डर नहीं होता है। यानी कि विद्यालय जाता है तो वहाँ पे डर महसूस हो जाता है, टीचर्स लोगों के साथ डर होता है, अन्य गांव के लोगों के साथ डर होता है, और जो अन्य रिश्तेदार होते हैं उन लोगों के साथ डर लगने लगता है। ये डर होता है, ये होता है बाह्य लोगों के साथ डर होता है। जब ये बाह्य लोगों के साथ डर होता है, ये खत्म हो जाता है। इसकी जो अवस्था होती है करीबन देखा जाए तो 10-12 साल होती है,
अब ये बाह्य लोगों के साथ जो डर होता है ये बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। उसके बाद में जो डर होता है वो होता है अपमानित होने का डर। अपमानित तो बच्चा क्या है, जो भी काम करता है, मतलब क्या है कि बच्चों की जो माइंड होता है वो बहुत क्रिएटिव माइंड होता है। हर टाइम कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं। तो एनी टाइम लगता है कि कुछ नया करें, ये नया करें, ये नया, मतलब अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने की जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है। तो उस टाइम उसको बहुत प्रकार ये भी डर रहता है कि कहीं ये ऐसा हो गया, मान लो कि बाई चांस मेरे से गलती भी हो गई तो भाई लोग क्या कहेंगे, मतलब अन्य लोग हैं वो क्या कहेंगे, उसके बारे में भी एक डर होता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो डर आता है, अब बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो गया, अब उसके जो फैमिली मेम्बर से डर नहीं रहा है, परिचित लोगों से डर नहीं रहा है, अपरिचित लोगों से डर नहीं है, और बाहरी लोगों से, गांव गली के मोहल्ले के जो लोग हैं, स्कूल के लोगों के साथ कोई डर नहीं है। तो वो बच्चा अपनी लाइफ में 18 से 20 साल तक बिल्कुल अच्छी तरीके से एजुकेशन पढ़ाई कर सकता है, करता है। जब उस बच्चे की पढ़ाई मतलब कि 12th कंप्लीट हो जाता है और जो ग्रेजुएशन में जाता है, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि ये होती है 17 से 18 साल की एज होती है। उसी एज में बच्चों को एक पैसों से लगाव भी लग जाता है, यानी कि मैक्सिमम बच्चे पैसों के लगाव में हो जाते हैं। जिन लोगों को फैमिली सपोर्ट मिलता है पैसों का, वो तो नहीं होती है। इसके अलावा जो लोग होते हैं उसको एक गरीबी का डर सताने लग जाता है। मतलब गरीबी का डर ये होता है कि उसको लगता है कि मेरी ज़रूरतें पूरी करनी मेरे खुद को ही है, तो वो पैसों का डर होता है। अब गरीब लोग रहना डर होता है, तो उस टाइम वो क्या करता है, कहीं से पैसे इकट्ठे कर देता है, किसी फ्रेंड से ले लेता है या फिर कहीं रिश्तेदारों से लेता है। वो वहाँ से पैसे इकट्ठे करने के बाद में खुद के लिए नए कपड़े होते, ब्रांडेड कपड़े जो वगैरह, वो मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप रहने का लगता है, मतलब लोगों के साथ स्टैंडर्ड दिखे, गरीब नहीं दिखे। ये गरीबी का डर होता है। और गरीबी के डर के अंदर एक और अन्य प्रकार का डर आता है, वो होता है अपमानित होने का डर। अब गरीब होता है तो अपमानित होने का डर होता है। मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया, अगर इस बिजनेस के अंदर अगर हम फ्लॉप हो गए, ये अपन का जो धंधा है नहीं चला, तो अपन क्या करेंगे, लोगों के साथ अपमानित हो जाएंगे। ये डर होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत सालों तक चलता रहता है। तो कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो सबसे बड़ा रोग यही होता है कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। तो ये डर होता है, वो सोचते हैं कि अपन कहीं अपमानित नहीं हो जाए, अगर इस फील्ड के अंदर अपन फ्लॉप हो गए तो पता नहीं क्या लोग क्या बोलेंगे अपने बारे में, ये डर होता है। तो क्या है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या सोचेंगे। अगर यह अपन ही सोचने लगे ना, तो फिर वो क्या सोचेंगे, उनको भी सोचने का कुछ मौका मिलना चाहिए। तो ये होता है ना जो अपमानित होने का डर, इस डर को तो अपन को रखना ही नहीं चाहिए। ये लोग मतलब रियल में ये कोई डर होता ही नहीं है, लेकिन बंदा खुद अपनी ही कमजोरी के कारण, अपना आत्मविश्वास कम होने के कारण खुद ये भय क्रिएटिव कर देता है, खुद ये क्रिएट करता है। और यह भय होता है जो बहुत टाइम तक, यानी कि यह भय बूढ़ा होने तक उसके अंदर समाहित रहता है। ये डर तो बना ही रहता है। तो अपन को क्या करना चाहिए कि इस डर को तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अगर अपमानित हो, चाहे जो भी हो, अपने को प्रैक्टिस करनी, यानी कि ट्राई तो हर में करना ही है। चाहे उसके अंदर फ्लॉप हो या फिर सक्सेस हो, वो तो बाद में रिजल्ट ही बताएगा, पहले तो कुछ उसका आइडिया हो ही नहीं सकता है। और अब अपमानित होने का ये डर होता है, ये होता है अपनी गरीबी का डर होता है। इस डर के बाद एक और नेक्स्ट होती है, डर की जो लेवल होती है वो होती है प्यार को खोने का डर। तो क्या होता है कि ये एज होती है, अभी पहले ही बता दिया है कि 17 से 18 साल होती है, 18 से 22 साल तक चलते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि ज़्यादातर लोग होते हैं ना, अपनी जो एजुकेशन की लाइन होती, ऐसी जो रियल लाइफ होती है उससे थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट हो जाती है, तो वहाँ पे वो ये लव अफेयर में फंस जाती है। तो ये होता है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। ये जो होता है, ये डर बहुत ही खतरनाक होता है। इस डर के अंदर पड़ा हुआ लोग बहुत ही दर्दनाक कंडीशन के अंदर होता है। जो ये जो डर होता है, आदमी की 35 से 30 साल तक, 30, 35, 40, 45 साल तक ये डर अंदर से नहीं निकल पाता है। क्योंकि इस डर के अंदर जो लोग आते हैं ना, उनकी तो बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। वो तो यार कुछ कर भी नहीं पाते, कुछ कोई भी काम करते हैं उसके अंदर उनका माइंड काम नहीं करता। कहीं जाते हैं, गली मोहल्ले में जाते हैं, या आस पड़ोस में जाते हैं, या फिर कहीं अपने जो फंक्शन होता है, फैमिली फंक्शन होता है, या फिर रिश्तेदारी में कोई फंक्शन होता है, वहाँ पे जाते हैं, तो भी उनको यार एक देखते हैं तो फेस पे यार ऐसे कोई डिमोटिव सा, वो डिप्रेशन में से लगते हैं, जैसे कोई मतलब इनके साथ बहुत ही बुरा हो चुका है। लेकिन वो क्या, द फियर ऑफ लॉस अलग होता है। मतलब अपन की
जो होता है ना लव अफेयर, इस चक्कर में नहीं होता है, इस चक्कर में जाना ही नहीं होता है। क्योंकि लोग बोलते हैं ना ये एक एज होती है सुधरने की, पता नहीं लोग वहाँ पे आके क्यों बिगड़ जाती है। अगर बंदा 18 से 25 साल तक बहुत ही अपने को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से मेंटेन करके समय के साथ खुद को मेंटेन करके चलता है ना, तो वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो ये फियर ऑफ लॉस ऑफ लव होता है। इस डर को तो बिल्कुल भी अपने को रखना ही नहीं चाहिए। ये भी डर होता नहीं है, लेकिन खुद के द्वारा क्रिएटिव किया जाता है। क्योंकि उस टाइम ऐसे होता है कि अगर कोई बंदा थोड़ी सी टाइम अपन अगर फ्री हो गई तो माइंड क्या होता है, माइंड को तो बिल्कुल फ्री रखना ही नहीं चाहिए होता है। अगर माइंड को अपने फ्री रखेंगे तो माइंड के साथ जो नेगेटिविटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा ही आ जाती है। पॉजिटिविटी तो अपने को लानी पड़ती है, लेकिन जो नेगेटिविटी होती है जो वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसलिए वो द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव होता है वो होता है। लेकिन ये अपने को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब एक स्ट्रिक्ट लाइन पे चलना है, समय के साथ अपने खुद को मेंटेन करते हुए, समय के साथ परिवर्तन करते हुए अपने को आगे बढ़ना और अपना खुद का जो गोल होता है वो सेट करना होता है। तो ये भी एक प्रकार का डर होता है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल पे डर आता है वो होता है बीमारी का डर। और पहले ही बता दिया है कि जो फियर ऑफ लॉस ऑफ लव होता है वो करीबन 35 40 45 साल तक चलता है। अब क्या होता है कि बंदा जो उसके बाद में जो अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है वो लग जाती है। अगर अपन समय के साथ मेंटेन नहीं होगी, अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे या फिर अपने शरीर को मतलब एक फिट नहीं रखेंगे तो अपने क्या है कि अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती है उन बीमारियों का जो डर होता है। अब क्या होता है कि थोड़ी बहुत बीमारी हो गई तो वो सोचेगा इस बीमारी को ख़त्म करनी है, और बीमारी के लिए जो अनेक प्रकार के डर होते हैं वो उस प्रकार से अपने को अलग ही टाइम से मेंटेन करने रखता है। पहले तो कुछ करता नहीं है। जब उस बंदे को थोड़ी सी मतलब शरीर के अंदर लगता है अगर अब बीमारी होने वाली है सब महसूस होने लगता है तो वो बीमारी के साथ डर होता है। इसलिए वो महंगे कैप्सूल लेता है, महंगी दवाइयाँ लेता है, पता नहीं कई प्रकार की जो दवाइयाँ होती है वो लेता है, मेडिसिन लेता है, केमिकल्स भी लेता है। मतलब एक बीमारी का डर रहता है कि कहीं मैं बीमार नहीं हो जाऊँ, कहीं मैं ऐसा नहीं हो जाऊँ, वो बीमारी का डर होता है। अब जब ये बीमारी का जो डर होता है ये तो मतलब लाइफ टाइम चलता है, किसी को होता है, किसी के क्लोज भी हो जाता है, इसका कोई फिक्स टाइम होता नहीं, फिक्स एज लिमिट भी नहीं होती है। और उसके बाद में जो डर आता है वो होता है बुढ़ापे का डर। और मार्केटिंग कंपनियों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला डर भी यही होता है कि बुढ़ापे का डर। तो आजकल लोग आप देख रहे हो कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो उसको ब्लैक करने के लिए मार्केट में कई प्रकार के जो केमिकल आ रहे हैं वो लगाते लोग, कहीं बूढ़े नहीं दिख जाए। और कई प्रकार के जो ऐसे केमिकल्स आते हैं जो अपने कैप्सूल होते हैं, कई प्रकार के ये बोले तो अपनी मेडिसिन होती है जो बोलते हैं कि शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। वो क्या होती है कि वो करती है कि बूढ़ा होने का डर। क्या है कि वो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग कंपनियों को सपोर्ट यही करते हैं कि बुढ़ापे का डर होता है। लगता है कि अब बुढ़ापा आएगा तो यार जैसे पहले जो काम करते थे, पहले जैसे फुर्सते रहते थे वो बॉडी के अंदर फुर्सत अपन अब नहीं रख पाएंगे यार, वो नहीं रहेगी। तो ये होता है कि बुढ़ापे का डर होता है। यह डर होता है तो ये डर एज के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बुढ़ापा आता ही जाएगा, तो वो डर होता है जो बढ़ता जाता है। उस डर के बाद एक और डर आता है, उसके बाद में डर आता है वो होता है वारिस का डर। ये डर होता है आम लोगों के साथ बहुत ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि वारिस का डर ये है कि जिसकी कोई बच्चे होती है वो तो सबसे बेटर बात है, वो तो उनका बहुत ही सौभाग्य है, तो वो तो है ही। अगर होने के बावजूद भी कई लोगों को लगता है कि हम बैठे हैं तब तक सब कुछ चल रहा है, बराबर सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हैं जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है वो कुछ भी नहीं कर पाती है। मतलब पूरी की पूरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खुद के ऊपर ही थोपे रखते हैं। ये जो वारिस का डर होता है वो यही सोचते हैं कि अगर हम चले गए, बच्चों को भी बोलते हैं, आपने तो कई बार सुना ही होगा, बोलते हैं ना अगर हम हैं तो ये काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हमारे जाने के बाद पता नहीं आप क्या करोगे, आपसे तो कुछ होगा भी नहीं। रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक प्रकार का भय होता है कि वारिस का डर होता है कि हमारे जाने के बाद यानी कि हमारी मृत्यु के उपरांत जो हमारी जो वंशज है वो कुछ भी नहीं कर पाते। ये वारिस का डर होता है। उस टाइम में क्या होता है कि वो होते हैं जो खुद ही अपने को एक डिप्रेशन टाइप ऐसे ही लगती है, बहुत ही भयभीत से लगती है कि यार ये डर हो गया, अब
कोई बारिश का डर, ये हमारे बच्चे हैं जो कुछ काम काज तो करते नहीं हैं, दिन भर घूमते रहते हैं, इनके पास कोई धंधा नहीं है, इनके पास ये किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है, वो नहीं, पता नहीं कुछ भी ऐसी कोई अंदर कई बातें होती है वो करते। ये उनके अंदर एक भय होता है कि बारिश का डर होता है। अब उसके बाद में डर आता है, वो होता है कि मृत्यु का डर। इस मृत्यु का डर होता है, इससे तो बड़ों की बैंड बज जाती है, क्योंकि मृत्यु का डर तो होता है, हर एक को रहता है। मृत्यु क्यों बोलते हैं ना, ज़िंदगी है अनमोल, लेकिन जो एज के साथ जो प्रकृति के द्वारा जो डेथ होती है वो तो सभी की होनी होती है। तो कहते हैं ना, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ। जो इस वर्ल्ड के अंदर है कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, जो एक दिन होता है वो कभी कभी क्लोज भी हो जाता है। बोलते हैं ना कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जंजीर। वो समय का एक फेर होता है, समय के साथ परिवर्तन होता है, जो उनके कर्मों के अकॉर्डिंग बोलती वो होता है। लेकिन जो एक जन्मा है वो एक दिन तो जाएगा, संसार के आने वाला बंदा एक दिन तो जाना ही सॉलिड है। लेकिन फिर भी एक डर होता है, जो मृत्यु का डर होता है, ये लोगों को हो जाता है। जो क्या है कि ऐसा एक आपको बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल मिलेगा माइकल जैक्सन से। उन्होंने अपने घर के अंदर डॉक्टर को रखा था, वो दिन में कई टाइम उनकी मेडिकल चेकअप करते थे, अन्य चेकअप करते थे, कहीं इनको कोई बीमारी वगैरह नहीं है। जो क्या एक मृत्यु का भय था, उनको बहुत ही बड़ा भय था। वो आज तक का एग्जाम्पल आपको देख सकते हैं। आपको इंटरनेट पर बहुत सी जगह पर देखने को मिल जाएगा। आप कहीं भी गूगल पे सर्च करोगे या फिर यूट्यूब पे देखो, कहीं भी देखोगे तो आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा कि माइकल जैक्सन ने अपनी मृत्यु के डर से ग्रसित होने के कारण अपने घर के अंदर बहुत से 15-20 डॉक्टरों की एक टीम बिठा के रखी थी। वो भी स्पेशलिस्ट थे, स्पेशलिस्टों को रखा गया था, ताकि उनका जो एक विज़न था कि उनको 150 वर्षों तक अपनी लाइफ में जीना है। जो ये बुढ़ापे का डर होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें तो सभी मतलब बहुत ही बड़े हैवी लोग होते हैं, उनकी बैंड बज जाती है, ऐसा होता है। अब जो आपको जो बताए हैं, ये 9-10 प्रकार की डर होती है जो मनुष्य जीवन को पूरी तरह से भयभीत कर देते हैं, एक झकझोर के रख देते हैं। अगर कोई मनुष्य इन डरों से पार हो गया या फिर इन डरों से विजय प्राप्त कर ली, तो वो बंदा अपनी लाइफ में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जो बंदा वो सोच सकता है वो कर भी सकता है। लेकिन ये जो डर होते हैं, ये बहुत ही अधिक प्रकार से मतलब बहुत ही नेगेटिविटी के साथ अपने को इफेक्टिव करते हैं, और अंदर से अपने को बिल्कुल अपना आत्मविश्वास ख़त्म करके बिल्कुल ही अपने को एक तरफ से निराश कर देते हैं। मेरा यही आपको मैसेज है कि अपन को जो ये डर होते, इन डरों से परे होकर के अपन काम करना चाहिए। तो क्या होता है, वो बोलते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। और ये भी बोलते हैं कि डर के आगे जीत होती है, डर के आगे सक्सेस भी होता है। तो अपन को इन जो डर होते हैं 9-10 प्रकार के, इन डरों में ग्रसित नहीं होना है, नहीं होकर के खुद को समय के साथ मेंटेन कर करके अपन को एक पॉजिटिविटी बना के रखने के साथ में अपने को चलना होता है। तो अपन लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं।